4 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और ये भारत और दुनिया में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि लोग रोज आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सुनते हैं, चले जाते हैं और एक ही बात सुनते हैं। और बात ये सुनते हैं, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं जीतेंगे नहीं। जिद है जुड़ने की, और जुड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा, ये जुनून पहले जब हमने देखा है, इससे पहले कभी भी वो कभी ऑनलाइन जूम पर ये चीजें नहीं हुई। ये तो समस्या आई, लॉकडाउन में सब लोग घर में रहे, लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हित में इस्तेमाल किया। लेकिन यहां हम लोगों ने इसका इस्तेमाल सामूहिक इस्तेमाल में किया, अपनी सामाजिक मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए किया, समाज को जोड़ने के लिए किया। और जो बाबा साहब का सपना था, जो उनका आदेश था कि भारत में अगर 51% समण जुड़ जाते हैं तो उनके वो अधिकार भी मिल जाएंगे जो बाबा साहब नहीं दिला पाए होंगे। लेकिन अगर वो आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, किसी भी परिवार में अगर किसी के बाप या दादा की संपत्ति का कोई भी अंश उनके वारिस के रूप में उन्हें मिलता है, तो उस छोटी सी संपत्ति या भूभाग को अर्जित करने के लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, वो सदस्य या परिवार के वो सदस्य जिनका हिस्सा होता है, वो सबसे पहले कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और चाहे उनको 20 से 30 साल लग जाएं, लेकिन उनकी अपेक्षा, उनकी कोशिश ये होती है कि हमें वो हिस्सा, जो हमारा अधिकार था, जो हमारे बाप और दादाओं ने दिया था या उन्होंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था, उसमें हमारी जो भागीदारी है हमें मिल जाए। और मिलने के पीछे उनकी इच्छा शक्ति ये होती है कि कम से कम अगर हमें मिल जाती है तो हम अपने बच्चों को दे के मरेंगे। जबकि कोई भी संपत्ति, पैसा, संसाधन, ये सब अस्थायी हिस्सा हैं जीवन के, आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता इनको माना जाता है। तो क्या कारण ऐसा है, सन 50 में हमें अधिकार मिले और वो अधिकार आज जो है जा चुके हैं। तो उन अधिकारों को पहले तो लेना, फिर उनको मेंटेन रखना, बचाना, फिर उनको आगे हस्तांतरित करना, अगली पीढ़ी को बढ़ा करके देना, क्या ऐसा हो पाया? क्या हमें समझ में आया वो अधिकार है कहाँ, और वो हमें मिले हैं तो आगे कैसे मिलेंगे? तो इस पे काम तो बहुत हुआ है 75 साल में, डंके की चोट पे काम हुआ है, लेकिन काम अलग अलग दिशाओं में हुआ। और जो दिशाएं जब अलग अलग होती हैं, उसका परिणाम कभी भी इकट्ठा नहीं आता, बड़ा नहीं आता, बल्कि परिणाम उल्टा आ जाता है। उल्टा कैसे आता है? सपोज करिए, हमें एक गंतव्य पे जाना है, और उस गंतव्य पे जाने के लिए सभी लोग अगर एक दिशा में जाएंगे तो सब लोग वहां पहुंचेंगे। और सब लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। बस यही अजीब सी स्थिति है 75 76 सालों के अंदर, कि समाज में बहुत काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, रोज काम हो रहा है। सुबह से शाम तक रोज निकलते हैं, भाषण देते हैं, बताते हैं, कहते हैं, और एक ही बात कहते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है।
लेकिन वो ये नहीं बताते कि बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी की बात कही है, वो पे बैक टू व्यक्ति की बात नहीं कही, पे बैक टू सोसाइटी की बात कही है। और ये पे बैक टू सोसाइटी होता कैसे है, इसका एग्जाम्पल दिया है बाबा साहब ने। क्या एग्जाम्पल दिया है? अगर मेरे समाज में 10 वकील, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, हर प्रोफेशनल्स के 10-10 व्यक्ति अगर होते हैं, और वो समाज में वही काम करते हैं जो उनके साथ लोगों ने किया है, वही सहयोग करते हैं, उनको कैसे शिक्षा मिली, उनको कैसे अधिकार मिले, बस इतनी सी बात को ट्रांसफर करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, अपने साथ खड़ा करते हैं और लेके आगे आते हैं और वहां छोड़ देते हैं, ताकि वो इस लायक हो जाएं उन अधिकार प्राप्त करके फिर आगे वो ये क्रम चलता रहे। लेकिन ये क्रम टूट गया। टूटा कैसे? हमें जैसे ही कुछ मिला, हम एक अजीब से नशे में चले गए, आनंद में चले गए, क्योंकि अभी पहले तो मिला नहीं था, सारे अधिकार वंचित थे। तो जब पहली बार अधिकार मिलने शुरू हुए, तो हमने सोचा बस यही दुनिया है, बस अब सब कुछ मिल गया। तो वैसे भी जब साधन संसाधन पैसा मिलता है तो संभलता नहीं किसी से। तो वही जो हमारे महापुरुषों के द्वारा अथक प्रयासों से पूरा जीवन लगा के जो अधिकारों के रूप में संविधान में हमें मिले, उससे जो फल मिला पहली पीढ़ी को और दूसरी पीढ़ी को, उसके आनंद में विलीन हो गई वो पीढ़ी, और उसके बाद में वो फल वहीं समाप्त हो गए। अब तो ऐसा है कि वो फल तो दूर छोड़िए, उनका कल्पना से भी बाहर हैं। अभी कल बात चल रही थी साहब, सरकारी कर्मचारियों के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, काफी चर्चा लंबी हुई थी इस पे। तो अब तो जो कुछ मिला है उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो मिलने की संभावनाएं तो बहुत दूर हैं। ये बात असल में हो क्या रहा है कि जिसको मिला है वो इस बात से खुश है कि मुझे मिल गया, जिसको नहीं मिला वो इस बात से दुखी है उसको कैसे मिला, और उसे वही पाने की इच्छा शक्ति है कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं जो दूसरे को मिला है। बस इसमें हो क्या रहा है, सारा का सारा काम अलग अलग दिशाओं में हो रहा, हर व्यक्ति अपने अपने मतलब से अपने अपने अनुसार जो उसको जैसा अच्छा लगता है वैसे काम कर रहा है। या यूं कहें हम कि सारे काम हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो भी कर रहे हैं वो मैं के रूप में कर रहे हैं, बस मुझे मिल जाए, बाकी किसी को मिले या ना मिले। तो ये जो थ्योरी है, मुझे मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन बाकी सबको भी मिले, वो सबको कैसे मिलेगा? जब होगा तो मिलेगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे वो अधिकार है कहाँ, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं लगातार ये अधिकार थे, संविधान में सुरक्षित थे, लेकिन ये अधिकार तभी तक थे जब तक संविधान में हमारी जो हिस्सेदारी, जो भागीदारी है, वो संख्या के आधार पर 51% से ज्यादा थी या होती। अभी तो आज तक कभी भी सवर्णों की हिस्सेदारी 51% हो ही नहीं पाई, और उससे पहले हमने जो है उसको आपस में बांटने का काम शुरू कर दिया। कैसे शुरू कर दिया? मेरी संस्था अलग, मेरा संगठन अलग, मेरी पार्टी अलग, तेरी पार्टी अलग, मेरा काम ज्यादा बड़ा, तेरा काम ज्यादा छोटा, मैं ज्यादा समझदार, तू कम समझदार, मैं जो बोलता हूं उसे माना जाना चाहिए, तुम जो बोलते हो उसे नहीं माना जाना चाहिए, मेरी समझदारी तुमसे ज्यादा, मेरी डिग्रियां तुमसे ज्यादा, मैंने तुमसे ज्यादा काम किया। मतलब एक ऐसे कंपटीशन में आ गए जहां कंपटीशन था ही नहीं। हमें जो लिखित रूप में डॉक्यूमेंट्स में चीजें मिली थी, उनको हमें केवल अमल में लाना था, और हम क्या कर बैठे कि आपस में ही टकरा बैठे। और हम दुश्मन किसको बता रहे हैं 75-76 साल में? हमारे दुश्मन वो हैं जो बमण हैं,
अच्छा, आप कल्पना करके देखो, आपका जो दुश्मन है वो कितना शक्तिशाली है, या उसके पास कौन कौन सी शक्ति है। क्या दिमाग की शक्ति उसके पास है? क्या शरीर की शक्ति उसके पास है? क्या संख्या की शक्ति उसके पास है? इनमें से अगर किसी भी शक्ति की आप बात करोगे तो उनके पास कोई शक्ति नहीं है। हाँ, एक शक्ति है उनके पास में। वो इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि हमने इस देश में जो 85% लोग थे उनको उस आइडियोलॉजी पे लगा रखा है जो उनकी है ही नहीं, उनके विरोध में है, जो उनके लिए नुकसानदायक है, और इसका आज तक भनक नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी? मैंने देखा है अपनी आंखों से, सोच देखते हुए लोगों को, जो आदमी अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है वो बड़े डंके की चोट पे कहता मैंने अब से 40 साल पहले बुद्ध धर्म से शादी की थी। अरे भाई, बुद्ध धर्म से शादी का तो कोई ना प्रचलन था, ना कहीं सुनने में आया, ना इतिहास में कहीं है। अगर कर ली तो अच्छी बात है, या जैसे भी की वो आपका व्यक्तिगत मामला था, इससे समाज का कौन सा भला हुआ। और अगर 40 साल से तुम ये डंका पीट रहे हो अपने समाज में चारों तरफ कि मैं वो सारे चीजें छोड़ चुका हूं और ये नहीं छोड़ रहे, क्या उनमें से कोई भाई आपकी बात से सहमत हुआ? क्या आपकी उस कट्टरता से आपके समाज को, आपके परिवार को लाभ मिला? लाभ तो नहीं मिला होगा, बल्कि नुकसान उल्टा हो गया कि उसको छोड़ के उसका परिवार, उसका समाज, उसके भाई दूर चले गए, उनमें खाई बन गई। अब ऐसे ही जो दूसरे महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो उनकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उस पर एक एक इस तरह का फार्मूला लागू करते हैं जिसको हम कट्टरवाद के रूप में जानते हैं। जब आप एक्सट्रीम लेवल पे कोई बात बोलोगे, वो बात जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति को समझ में आए। जो बात आपको 40 साल पहले समझ आई, या कुछ लोगों को सन 56 में समझ में आ गई, 14 अक्टूबर 56 को, जब बाबा साहब ने मेरा रास्ता बताया था, तो समझ में आ गई, अच्छी बात है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं है आपको समझ में सन 56 में आ गई। ये ज्यादा जरूरी बात है कि आपने सन 56 से अब तक कितने लोगों को ये बात समझाई कि आपके जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का रास्ता ये है। ये चेक करने का विषय है, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को ये बात समझाने में सफल हुए। आप इस बात को बार बार बोलने में सफल हो, अलग बात है। लेकिन जब तक हम किसी को ये बात समझा नहीं सकते, उसको अपने साथ खड़े नहीं हो सकते, उसको अपने साथ खड़ा नहीं कर सकते, उस आइडियोलॉजी में मिला नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारा काम शून्य है। वही काम क्या हुआ है कि होना था संगठित और बना बैठे संगठन। और संगठन भी एक दो नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 29 लाख का आंकड़ा तो 2021 अगस्त में जारी किया था वामसेफ, बीडी बोरकर साहब के जो वामसेफ है उन्होंने। तो जब ये टूटने का काम अलग अलग चल रहा है, तो इकट्ठे होने का काम होगा कैसे? अब इकट्ठा होने का काम होने के लिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे हम किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर कसते हैं, तो उसके जो चरण हैं उन चरणों पे स्टेप बाय स्टेप जाना होता है हमें, तब हमें कंक्लूजन पर परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे ही जो इकट्ठा होने का काम था, जो यूनाइट होने का काम था, उसमें दो चार पांच बेसिक ऐसे गुण हैं जो कंपलसरी है, उसके बगैर आप इकट्ठा रह नहीं सकते। पहला गुण क्या है? समता, बंधुता, भाईचारा। ये जो दो तीन बेसिक कैरेक्टर हैं, ये क्या आपके कंडक्ट में हैं? क्या आप किसी से जब बात करते हैं, आपके मन में कोई ऐसा भाव आता है
कि मैं अपने किसी भाई से बात कर रहा हूं? क्या आपके मन में ऐसा कोई भाव आता है, मेरा कोई भाई परेशान होगा, कष्ट में होगा, मैं उससे बात करूं, हो सकता है मेरे बात करने से उसका कष्ट कुछ कम हो? क्या ये भाव आपको आता है कि अगर कोई मेरा फोन 2 बार नहीं उठा रहा तो मैं उसको फोन तीसरी बार करूं? क्या आपको ये कोई मैं परेशान तो नहीं करती है कि आपने 4 बार फोन कर लिया, उसने एंटरटेन ही नहीं किया? क्या आपको ये बात कष्ट तो नहीं देती है, आपने बात की दूसरे ने इग्नोर मार दिया? क्या आपको ये बात कष्ट तो नहीं देती है, आपने कुछ कहा और दूसरे ने उसको अनसुना कर दिया? क्या ये बात आपको कष्ट तो नहीं देती कि आप उसके घर पे गए और उसने मना करा दिया घर पे नहीं हूं? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें बदले में मिलती हैं, जिसे हम टिट फॉर टैट बोलते हैं, जैसे को तैसा। और मैंने तो अभी 65 65 70 70 साल के लोगों को अपने सामने कहते सुनता हूं, अरे मैंने एक बार फोन किया था, फोन नहीं उठा मेरा, तो मैं क्यों फोन करूं उन्हें? मतलब हम मरने को तैयार हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, लेकिन हमारी अकड़ जो है वो 7वें आसमान पे है। मैं क्यों बात करूं? जब ये अकड़ जब तक रहेगी तब तक हम इकट्ठा नहीं हो सकते। अब जिनकी अकड़ दूर हो जाती है उन्हें तो आराम से काम मिल जाता है। उन्हें लगता है हाँ भाई, मैं से दूर हो चुका। मुझे जो मेरी मैं थी रोज मारती थी, जो मार बताई गई है, और सुधराज सिंह सर के वीडियो में बहुत सारे प्रकार की मार उन्होंने बताई है वीडियो बना बना के, तो वो मार हमें कब कब मारती है, कैसे कैसे मारती है, हमें पता ही नहीं। तो जो मैं की मार है, ये व्यक्ति को जन्म से और मरते दम तक मारती है। लेकिन जिनको पता है वो तो इस मार से अपना को बचा लेते हैं, जिनको पता ही नहीं वो कैसे बचाएंगे? एक मार कौन सी होती है? मुझसे किसी ने पूछा, आप ये काम करेंगे? हाँ साहब करेंगे। कब तक करेंगे? कल तक कर लेंगे। अब ना सोचा ना गचा ना पूछा ना कुछ किया, और बस कह दिया हम कल तक कर लेंगे, और हम उसको कहने के बाद भूल गए। अगले दिन फिर हमसे पूछा गया, काम आपका हो गया? अरे साहब मैं काम हो नहीं पाया था, और मैं व्यस्त हो गया था, मैं ये हो गया, जबकि काम याद नहीं रहा आपको, क्योंकि आपने कहीं नोट ही नहीं किया था, आपको याद ही नहीं था, आपने खाली बोल दिया। सामने वाले का मन रखने के लिए 10 20 लोगों में बैठे थे इसलिए आपने बोल दिया कर लेंगे, लेकिन आपके एजेंडे में कहीं नहीं था करने का उसको। फिर अगले दिन आपने ऐसे ही कह दिया। अब आप 1 2 दिन तो ऐसा कह देंगे, लेकिन बार बार तो नहीं चलेगा। बार बार नहीं चलेगा तो आप क्या होंगे, उस व्यक्ति से एक विशेष प्रकार की इंटेंशन ये बना लेंगे, अरे यार मुझसे रोज ही काम पूछते हैं, इनको किसने राइट दे दिया काम पूछने का, इनको किसने कहा कि हम मुझसे काम पूछे? वो व्यक्ति अपनी इस गलती को भूल जाएगा कि मैंने ये कहा था मैं ये काम करूंगा, बल्कि वो सामने वाले में वो गलतियां ढूंढनी शुरू कर देगा उसी वक्त से, जिससे उसे लाभ मिल रहा होगा। लाभ क्या? मानसिक लाभ मिल रहा होगा, क्योंकि काम तो करना नहीं। अब तो ये जो काम है, क्योंकि अभी हमने अधिकार की बात की, अधिकार के लिए तो हम लास्ट दम तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन जो अधिकार हमें संविधान में मिले थे उसके लिए कहां तक गए हैं हम? 29 लाख टुकड़ों तक गए हैं। हमें अधिकार हर हालत में प्राप्त करने हैं। लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है, करने की बात आती है, तब समस्या शुरू होती है। जबकि कहा जाता है कि जो भाई होते हैं वो काम करे ना करे लेकिन धूप में जरूर मरना पड़ेगा उसको। मतलब अगर वो खेत में काम नहीं भी करा, जाके खेत में बैठे वो। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो साथ में कर्तव्य जुड़ जाता है। और हम ये कहते हैं कि कर्तव्य अगर हम करते रहेंगे तो अधिकार को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मिल जाएंगे अपने आप। इसका मतलब हमने समय पर अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए। इसका मतलब हम अपने कर्तव्य से पीछे रहे। कौन से कर्तव्य से? जो कर्तव्य हमारे महापुरुषों ने किए थे। उन्होंने पूरे समाज की समस्या को जाना, उसके निवारण के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते थे उठाए।
उन्होंने उस काम को करने के लिए ना अपने बच्चों को देखा, ना अपने परिवार को देखा, ना अपने शरीर को देखा। अगर हम बाबा साहब की बात करें तो उन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव पर इंसुलिन के इंजेक्शन लगा लगा के लिखते रहते थे। किसके लिए? उन्हें क्या मिल रहा था? ये जो 76 साल में हमारी ऐसी पीढ़ी पैदा हुई है, इस पीढ़ी के लिए उन्हें दर्द था इस बात का कि ये मेरे बच्चे जो अधिकार वंचित हैं, इनको अधिकार मिल जाएंगे तो इन्हें भी एक तो इंसान कहलाने का अधिकार मिलेगा, और दूसरा इनको जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। इनको भी अधिकार मिलना चाहिए, तो उनकी चिंता थी। क्योंकि हर बाप दादा को चिंता रहती है कि जो चीज मुझे नहीं मिली तो वो चीज मेरे बच्चों को मिल जाए। तो इसके लिए हर आदमी प्रयास करता है, लेकिन हम प्रयास नहीं कर पाए क्योंकि हमने ली, उसका आनंद लेते चले गए और बस आराम से हमारी पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों पर बात कर लेनी चाहिए। कर्तव्य हर व्यक्ति का होता है जिसको अधिकार चाहिए। अधिकार नहीं चाहिए तो पड़े रहिए आराम से, कोई बात ही नहीं है। अब कर्तव्य क्या है? जो ये अभियान चल रहा है लगातार, जुड़ने का और जीतने का। जब तक जुड़ेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। ये काम ठीक है, चलता रहेगा, हमेशा चलेगा। लेकिन इसके पहले जो काम चल रहा है, जो हमें एक पहचान हमें मिली है, हमारी गौरवशाली पहचान, अनंतिम पहचान, जो हमारे बाद भी हमारे साथ भी रहेगी, जो बदल नहीं सकती, मैं समण हूं। इस पर रोज बात होती, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पहचान मिली है, इस पहचान को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं, ये सबसे बड़ा काम होगा। और इस काम को करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य तय करना पड़ेगा। मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इस काम को कैसे करूंगा। इसके साथ में जब ये पहचान पहुंचेगी और पहुंचते पहुंचते जो भी लोग संघ में सेवाएं देना चाहते हैं वो संघ में आ जाएं। हर हाउस में उनके नाम प्रपोज होते हैं और उनको हम स्पोक के रूप में जानते हैं। स्पोक का मतलब है एक जिम्मेवारी जो पहले लोगों ने निभाई है। मतलब जो पूर्व में स्पोक थे, उन्होंने आपको स्पोक प्रपोज किया, आपसे बात की, आपको बुलाया, आपके सवाल जवाब बुझाए यहां पर ला करके। आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि मेरी पहचान मैं समण हूं, मुकम्मल पहचान है, गौरवशाली पहचान है। दूसरी बात क्या समझ में आई? जुड़ने के लिए 10 गोल्डन रूल जरूरी हैं। मतलब हमारी जो 9 बीमारियां हैं, उस बीमारियों को काटना जरूरी है। जब तक वो 9 बीमारियां आप काटेंगे नहीं अपने अंदर से, आप संघ में जुड़ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको बीमारी बार बार परेशान करेगी। और बीमार आदमी जो है, उससे लोग हमदर्दी जताते हैं, उससे अपेक्षा कुछ नहीं करते। बस ये उम्मीद करते हैं यार ये बेचारा बच जाए तो ठीक है, बच जाए तो ठीक है। उसे जो भी आदमी मिलेगा उसे 10 डॉक्टर का नाम बता के आएगा, आप यहां चले जाओ, आप यहां चले जाओ, आप यहां चले जाओ। लेकिन उससे कोई अपेक्षा ये नहीं कर सकता कि ये समाज का काम करेगा, ये परिवार का काम करेगा, ये कोई जिम्मेवारी उठाएगा। इसका मतलब 9 बीमारियां जितने लोगों में हैं, इस बात की गारंटी है कि संघ में रुक नहीं पाएंगे वो। संघ में वही रुकेगा जो अपनी 9 बीमारियों को काट लेगा, जिसको हम 10 गोल्डन रूल के रूप में जानते हैं। और 10वां गोल्डन रूल हमारा होता है कि जो 9 बीमारियां हैं, ये इनको काटना, और ये जो नियम है, ये संघ की जान है, संघ की रीढ़ है। इनमें से एक भी अगर टूटता है तो संघ नहीं बचेगा, संघ नहीं रहेगा। इसका मतलब जो भी लोग अब तक आए हैं संघ में काम करने के लिए, उन्होंने अपनी 9 बीमारियों को काट लिया है पूरी तरह से, वही रुक पा रहे हैं। तो अब जब बीमारी कट गई तो काम हुआ। आगे आप इस काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे?
एक तरीका तो सब लोग उसी दिन से करते हैं जिस दिन से समझ में आ जाता है उनको कि इकट्ठा होना जरूरी है। तो पहले वो खुद जुड़ जाते हैं, फिर अपने परिवार, अपने मित्र, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक तरीका, अब समय आ गया है, वैसे तो चल रहा है काफी समय से तरीका ये, लेकिन अब तक हम अपने जितने भी ऐसे साथी थे जिसको हम स्पोक बोलते हैं, वो पता नहीं कहाँ पड़े, क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, वो किसी को कुछ नहीं पता। जो बता देता है पोर्टल पे आके उसको मान लिया जाता है। लेकिन अब संघ बड़ा हो गया, काम बढ़ गया है। पूरे भारत और दुनिया से अभी तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं आया है जो हम पूछते हैं बार बार कि भाई इससे अच्छा कोई काम हो तो हमें बता दो, हम उस पर लग जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति ने यह कहा, चाहे पोर्टल पे मिला हो, चाहे फिजिकल ग्राउंड में मिला हो, कहीं तर्क हुआ हो, कहीं मीटिंग में मिले हो, हाँ भाई ये आला दर्जे का काम है, इसको एक बार कर लेना चाहिए ईमानदारी से। जो 75 साल में हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे बाप दादाओं से गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने का हमारे पास अंतिम मौका है। और ये मौका कोई हमने इजाद नहीं किया है, ये हमारे महापुरुषों का पुराना संग था जो हमें याद आ गया, समझ में आ गया। हमें अब इसमें काम करना है, काम सबको करना है। अब काम करने के तरीके हैं। तरीके क्या हैं? आपको या तो खुद ये तय करना पड़ेगा कि आप कितना उड़ सकते हैं। उड़ने का मेरा मतलब है आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया का काम ले लें। पूरे भारत में घूम सकते हैं, पूरे भारत का काम ले लें। पूरे प्रदेश में घूम सकते हैं, पूरे प्रदेश का काम ले लें। अपने मंडल में घूम सकते हैं, मंडल का काम ले लें। अपने जिले में घूम सकते हैं, जिले का काम ले लें। अपनी तहसील में घूम सकते हैं, तहसील का काम ले लें। अपने ब्लॉक में घूम सकते हैं, ब्लॉक का काम ले लें। अपने गांव में घूम सकते हैं, गांव का काम ले लें। लेकिन आपको अपना क्षेत्र, अपना एरिया अलॉट करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा संघ को कि मैं इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो समण संघ का काम है, जो मैं समण हूं की पहचान है, और जो संघ की जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। मतलब मैं अपनी टीम तैयार करूंगा, मैं अपनी यूनिट प्रिपेयर करूंगा, और मैं इस काम से, किस काम में आज से ही लगूंगा। तो ये काम शुरू हो गया 8 जून 2025 से। इसमें लगभग हमारे पास 100 के आसपास में यूनिट बन चुकी हैं, और ये यूनिट हजारों लाखों बनेंगी। और ये यूनिट पहचान होंगी, समण संघ की रीढ़ की तरह काम करेंगी। ये सबका प्रचार प्रसार में नाम जाएगा। ये एक जिम्मेवारी होगी, कोई पद नहीं होगा। क्योंकि बार बार हमें ना एक तलवार की नोक पे चलते हैं, दूसरा ये कहेगा, दूसरा ये कहेगा, दूसरा ये कहेगा। क्योंकि आज तक जिम्मेवारी किसी ने ली नहीं। बस अपने आप घर में बैठे 4 लोग तय कर लिया, मैं अध्यक्ष रहूंगा, मैं उपाध्यक्ष रहूंगा, मैं ये रहूंगा, मैं वो रहूंगा, और बात खत्म। यहां क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब आप जिम्मेवारी लेंगे तो उसको निभाएंगे भी। जो लोग जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, वो ये तय कर लें उस संघ में बहुत पीछे रह जाएंगे। पीछे कैसे रहेंगे? क्योंकि उनकी जानकारी नहीं जाएगी भारत में। मान लीजिए किसी ने लखनऊ जनपद का काम लिया, तो पूरे भारत में प्रचार में जाएगा कि लखनऊ जनपद की जानकारी XYZ हमारे स्पोक ने ले रखी है। क्या जिम्मेवारी ले रखी है? लखनऊ जनपद के अंदर वो मीटिंग लगवाएंगे, लखनऊ जनपद के अंदर जो समण संघ की प्रचार सामग्री उसको पहुंचाएंगे, लखनऊ जनपद के अंदर टीम तैयार करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने लोग तैयार हुए जो भागने दौड़ने को तैयार हैं समण संघ के काम के लिए, वो अपनी टीम तैयार करेंगे जनपद स्तर की, नंबर एक। दूसरा, वो अपनी टीम तैयार करेंगे तहसील स्तर की। उसके बाद वो टीम तैयार करेंगे ब्लॉक स्तर की। उसके बाद वो टीम तैयार करेंगे न्याय पंचायत स्तर की। फिर वो टीम तैयार करेंगे अपने ग्राम पंचायत स्तर की। मतलब पूरे जिले का हमारे पास एक खाका तैयार होना चाहिए। जैसे लखनऊ खोलें, हमें तुरंत पता चल जाए हमारे पास इतने जिम्मेदार लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनकी जानकारी, उनके एड्रेसेस वो आपके पास हों। भारत के दुनिया किसी व्यक्ति को भी अगर लखनऊ में बात करनी है तो तुरंत नंबर निकाले और वहां बात करे संबंधित से। ये जानकारी हर एक के लिए ओपन रहेगी। अब ये ओपन जानकारी
पहले तैयार होगी फिर मिलेगी। मतलब अभी जितनी यूनिट्स बनी हैं, यूनिट्स बनने का काम प्रारंभ हो गया है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसलिए जो भी हमारे स्पोक साथी हैं वो अपना काम अपने आप ले लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा और संघ के लिए अच्छा रहेगा। और जो इस जिम्मेवारी से दूर भागना चाहते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तो आप काम करते रहेंगे, समर संघ के स्पोक हैं, लेकिन वो जिम्मेवार लोगों की सूची जब भी जारी होगी आपका नाम उसमें नहीं होगा। फिर आप देखेंगे, फिर आप बात करेंगे मेरा नाम कहाँ है। तो नाम तो काम करने से ही आपका होगा, और नाम की चिंता हर एक को रहती है। वैसे तो हम कहते हैं हम यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा की बात नहीं करते, लेकिन ये पद प्रतिष्ठाएं नहीं है। अगर हमारे महापुरुषों ने जिम्मेवारी नहीं उठाई होती तो हम आज कहीं भी नालियां साफ कर रहे होते। उन्होंने काम किया तो आज हम यहाँ जूम पर बोल रहे हैं। हम काम करेंगे तो कल को हमारा कोई भी बच्चा, उसके साथ कहीं कोई एट्रोसिटी होती है, उसको कहीं किसी चीज की एजुकेशन की आवश्यकता होती है, उसको किसी भी संसाधन की मिनिमम संसाधन की आवश्यकता होती है, वो तुरंत लिस्ट खोलेगा अपने मोबाइल में, तुरंत देख लेगा यहाँ मेरा एक भाई रहता है, मेरा कोई वरिष्ठ रहता है, मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब आप एक समाधान केंद्र पूरे भारत में ऐसा तैयार कर सकते हैं। जो बाबा साहब ने परिकल्पना की थी कि मेरे इतने लोग समाज में होंगे, तो जाके वो प्रचार प्रसार करेंगे, वो सहयोग करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमें सबको अपने हिस्से का काम लेना पड़ेगा। तो सभी साथी अपने अपने हिस्से का काम लेना शुरू कर दें, नोट कराना शुरू कर दें। पोर्टल पर भी हम इस बात को 10 मिनट रोजाना देंगे इस काम के लिए। इसके अलावा जो हमारी मीटिंग सुबह होती है 7 से 8 में, उसमें रोजाना इस काम को करेंगे। इसके अतिरिक्त केवल इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास संडे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा, संडे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे, प्रत्येक थर्सडे 6 से 8 बजे तक 2 घंटे, ये समय अलॉट है पूरा। इस समय में आप अपना काम बताते रहें, नोट कराते रहें, वो राइटिंग में जाता रहेगा, किताब में लिखा जाएगा, और जब वो किताब जारी होगी तो भारत के कोने कोने पर वो बुक पहुंच जाएगी। तो आपको पता रहेगा मैं कौन सा काम कर रहा हूं, कब से काम कर रहा हूं। काम क्या करना है, आपको अपनी टीम तैयार करनी है, यूनिट तैयार करनी है। कहाँ तैयार करनी है? जहां आप जा सकते, जहां आप रहते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी है, दौड़ने की, भागने की, घूमने की, चलने की, फिरने की। आपको अपना एक निश्चित एरिया एरिया अलॉट करना पड़ेगा। आपको अपना सीमांकन तय करना पड़ेगा, मेरी सीमा ये है, इस सीमा में समण संघ का काम मैं करूंगा। ये आपका डिक्लेरेशन, ये आपकी यूनिट, ये आपका जो कर्तव्य है, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हम इस पर काम नहीं कर पाए थे। कई बार कोशिश हुई, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, लेकिन वो कोशिशें जमीन पर नहीं जा पाई थी। उसमें कुछ कारण रहे थे। लेकिन अब हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब ये तय कर लें कि उन्हें अब अपने हिस्से का काम लेना प्रारंभ कर दें, नोट कराना प्रारंभ कर दें। जिस डेट में आप नोट करेंगे काम को, उस डेट में आपका काम लिखा जाएगा। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी डायरी बनाना शुरू कर दें, उसमें लिखना शुरू कर दें आपने कब कब क्या क्या किया है। इस बात से आकलन किया जाएगा कि आपने जब यूनिट बनाने का काम लिया था, आपने कितने समय में, कितने दिनों में, कितने लोगों से संपर्क किया, उस यूनिट में कितने लोग खड़े कर पाए। सपोज करिए आप कल को बीमार हो जाते हैं, आपकी टांग टूट जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आपकी यूनिट में कितने लोग हैं जो आपके अस्वस्थ होने पर, आपके ना होने पर, आपके बीमार होने पर वो काम समण संघ का ना रुके, वो काम चलता रहे। सपोज करिए मैंने एक मीटिंग लगाई, मेरी टांग टूट गई, मैं हॉस्पिटल चला गया, वो मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती। मेरे यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई, वो मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती। मेरी टीम तैयार होगी तो काम होगा, उसी वक्त होगा। क्योंकि वो संघ का काम है, समाज का काम है, वो नहीं रुक सकता। हमें ये डेडिकेशन, ये समर्पण अपने व्यक्तित्व में, अपने मन से, स्वेच्छा से लाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे तो फिर समण संघ के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हम जवाबदेह बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
और हम किसी व्यक्ति के लिए जवाबदेह नहीं है, हम संघ के लिए जवाबदेह हैं। कोई व्यक्ति हमसे कोई काम को पूछ सकता है क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी होगी। हम उस व्यक्ति का काम नहीं कर रहे जो पूछ रहा है, बल्कि वो व्यक्ति समण संघ के आदेश पर उस व्यवस्था में लगा हुआ है, वो हमसे इसलिए काम पूछ रहा है। हमें ये आदत डालनी पड़ेगी अब कि हमसे जो काम पूछा जाएगा या तो हम उसको करेंगे या मना करेंगे। मना करेंगे तब आप जाने, करेंगे तो आप जाने, वो समण संघ में लिखा जाएगा। तो ये काम लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, ये सब चीजें अब लिखित रूप में सामने आ रही हैं। ये काम शुरू हो गया है और ये काम हम सबको करना है, इससे कोई बचेगा नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि सभी साथी जितने स्पोक है जो है सुनते हैं रोजाना, जिन्होंने अभी काम नहीं लिया है वो अपना काम ले लें, अपनी यूनिट तैयार करें और अपने स्टेट के जो इंचार्ज हैं जिन्होंने स्टेट का काम लिया है उनको बता दें। उनको नहीं बता पा रहे हैं तो आप जो है वो मैंने जो समय बताए हैं, संडे सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 8, प्रत्येक थर्सडे शाम को 6 से 8 ये समय है। और रात को पोर्टल पे भी 10 मिनट का इस पे चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे कि कौन कौन अपनी टीम बनाना चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं और कहाँ बनाना चाहते हैं, वो यहाँ बताते रहेंगे, उनको नोट करते रहेंगे। तो ये कार्य हम सबको करना है। मेरी बात को कहने में, मेरी बात को बोलने में किसी साथी को अटपटा लगा हो, किसी साथी को हर्ट हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूँ। सबने मेरी बात को सुना। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।